तो कैसे हो बॉयज एंड गर्ल्स। लास्ट पार्ट में पार्ट टू में जो वंदना मैम है उन्होंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ फंडामेंटल्स बताए थे। एक बार हम उनका छोटा सा रिकैप करेंगे, फिर हम पार्ट थ्री की ओर बढ़ेंगे। पार्ट टू में हमने पढ़ा था एसेट्स के बारे में पढ़ा था। एसेट्स क्या हो सकती है? कोई भी ऐसी चीज, पोजेशन जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइज ओन करता है, जो उसको फ्यूचर में प्रॉफिट्स प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जांपल जैसे कैश, बैंक बैलेंस, ये उनकी एसेट ही तो है, लिक्विड एसेट्स है ये। स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये कंपनी के एक लाइनअप को चलाने में हेल्प करती है, तो इनको हम एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स में आपने पढ़ा था नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट्स कौन सी होती है? नॉन करंट्स होती है जो लॉन्ग टर्म हो, मतलब मोर देन 1 ईयर कंपनी एक होल्ड कर रही हो, या फिर उसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है उससे ज़्यादा टाइम की हो, तो वो हमारी नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो साइकिलिंग पीरियड के अंदर या 12 महीने के अंदर जो एसेट्स यूज हो जाती हैं, वो वाली हमारी करंट एसेट्स होती हैं। नॉन करंट में हमने देखा था टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस। ठीक है। अब टेंजिबल कौन सी होती है? टेंजिबल होती है जिनको हम टच या टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी हमने पढ़ी थी स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी हमें टेंजिबल है। इंटेंजिबल कौन सी होगी? जैसे कंपनी की गुडविल है। गुडविल गुडविल आप कह सकते हो कंपनी की एक ऐसी चीज है जिसको ना टच कर सकते हैं ना कुछ, लेकिन उसकी एक प्रेजेंस फेल्ट होती है, कंपनी के वो प्रॉफिट्स को दर्शाती है। ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स जो कंपनी के लिए दिखाई एसेट्स में जाती है, बट वो एक्चुअल में एसेट्स नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल पीएनएल का डेबिट बैलेंस, ये फिक्टिशियस एसेट है। क्यों? वो पार्ट टाइम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है उसी ईयर में। वो दिख तो एसेट्स वाली साइड रही होगी, लेकिन वो असल में क्या है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी की तरह है कि पार्टनर्स को जो उन्हें पे करनी है। तो हमने ये सब पढ़ लिया था। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं पार्ट थ्री, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसके अंदर पहला आता है हमारा स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड। तो अब इसके अंदर क्या होता है? द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। स्टॉक एक ऐसी चीज, ऐसा टर्म है जिसको गुड्स को हम परचेज करते हैं रीसेलिंग पर्पस के लिए। उसको ना तो कंपनी के लिए यूज करा जाता है ना कुछ, उसको बस हमने एक साइड परचेज किया, दूसरी साइड सोल्ड किया, वो हमारा एक स्टॉक होता है विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। अब कई ऐसी, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कंपनी ने रीसेलिंग के लिए किया, लेकिन मान लो वो चीज़ रीसेल हो नहीं पाई, ठीक है, और वो 1 साल से ज़्यादा पड़ी रह गई, तो वो वाली हमारी स्टॉक के अंदर काउंट होती है। अब स्टॉक दो टाइप के होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है वो स्टॉक जो कंपनी के पास बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर में, फर्म के पास अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में जो कंपनी के पास होती है, वो ओपनिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक होती है कंपनी के पास जो एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तक आते आते जो स्टॉक बच जाता है। ठीक है। अब सीधी सी एक बात होती है, एक अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म होता है, कंपनी के पास थोड़ा स्टॉक बच गया, अब वो स्टॉक जो 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक है, वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्टॉक की बात हो गई। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री इज अ वाइड टर्म विच इंक्लूड्स स्टॉक ऑल्सो। इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक भी आता है। क्यों? इन्वेंट्री क्या होती है? करंट लाइबिलिटी होती, करंट एसेट होती है कंपनी की। उसमें क्या होता है, पिछले साल का जो स्टॉक आया कंपनी के पास अगले साल में, ओपनिंग स्टॉक बना अगले साल, तो अब वो इन्वेंट्री में काउंट होएगा पूरे साल की, जो कि कंपनी को सोल्ड करनी है उस साल में। ठीक है। अब इसके अंदर क्या इंक्लूडेड होता है? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए रॉ मटेरियल जो आया। इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, जो सेमी फिनिश गुड्स हैं। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड जो मतलब सोल्ड करने के लिए रेडी है, वो वाली सारी चीजें इन्वेंट्री में आती है। या फिर इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, जो पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग बना, वो वाला स्टॉक। ठीक है। अब फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं डेटर्स पे। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स होते हैं, मान लो डेटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन ऑफ फर्म whom to goods have been sold और सर्विस रेंडर्ड। मान लो एक आदमी है ए, एक फर्म है ए, उसने दूसरे फर्म बी को सोल्ड करे गुड्स, दिख रहा है ना? हाँ। एक आदमी एक फर्म है ए, उसने एक फर्म बी को गुड्स सोल्ड करे। ठीक है।
तो अब उसने उसको गुड्स सोल्ड करे, तो अब ये बदले में इसको पे करेगा। तो अब ये जो फर्म बी है ये हमारा डेटर बन जाएगा। इससे हमारे पास पैसा आना है क्योंकि हमने इसे एक सर्विस रेंडर करी है, हमने इसे गुड्स सोल्ड किए। तो अब हम पढ़ते हैं एक बार। Debtor represent those person or firm to whom goods have been sold or services are rendered on credit and the payments has not yet been received। मतलब इनसे भी पेमेंट्स आई नहीं है, इन्हें हमें पे करना है, तो ये हमारे डेटर्स बन जाते हैं। तो और डेटर्स किस साइड आते हैं? डेटर्स हमारे डेबिट क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। जो हमारा बैलेंस शीट होती है उसके अंदर हमारे ये एसेट्स बन जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनसे हमें पैसा आना है, हमारा एक इनकम सोर्स है, तो ये हमारे एसेट्स में काउंट होता है। अब हम इसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स बेसिकली अब यही वाला केस उठा लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं। एक ए है, इसने बी से, ये हमारी फर्म है ए, इसने बी फर्म से कुछ गुड या सर्विस ली। ठीक है, इस बार हम ले रहे हैं, तो अब हमें इन्हें पे करना पड़ेगा। अब हमने इन्हें पे किया नहीं है लेकिन हमें फ्यूचर में करना है, तो हम तो ये हमारे क्रेडिटर्स बन गए क्योंकि इन्हें हमें पैसे पे करने हैं। और अब ये हमारी क्या बन गए? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि इनको पे करना है हमें। अब एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम विच हुम द गुड्स और सर्विस हैव बीन परचेज्ड ऑन द क्रेडिट। क्रेडिट के ऊपर परचेज किया है एंड द पेमेंट हैज नॉट येट बीन मेड टू देम। अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इफ द गुड्स वर्थ 50,000 के गुड्स हैं, परचेज करे फ्रॉम राहुल ऑन क्रेडिट, हमारी फर्म ने राहुल से 50,000 के गुड्स परचेज किए। ही विल कंटिन्यू टू रिमेन द क्रेडिटर, वो हमारा एक क्रेडिटर बन के रह जाएगा ऑफ द फर्म सो लॉन्ग एज द फुल पेमेंट इज नॉट येट बीन। मतलब जब तक गुड्स की पूरी 50,000 वैल्यू हम पे नहीं कर देंगे तब तक ये हमारा एक क्रेडिटर रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स इंक्लूड दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल और यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो मेंट टू बी सोल्ड। गुड्स होते हैं कोई भी ऐसी चीजें जो हमने एक फर्म ने परचेज करी है सेलिंग पर्पज से। कोई भी एक गुड है वो उसे सोल्ड करना है, उसके लिए जो ये गुड परचेज किया है ये वाली चीज है। और या फिर गुड्स वो भी हो सकते हैं लाइक रॉ मटेरियल वगैरह, ये भी गुड्स ही हैं। ये किस काम आते हैं? फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में जो कि हमें सोल्ड करना है, तो वो भी गुड्स में काउंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर फर्नीचर डीलर टेबल गुड है, चेयर्स आर गुड्स बट फॉर अदर पर्सन इट्स जस्ट एन एसेट। अब किसी एक दूसरे पर्सन के लिए जो उसे परचेज कर रहा है उसके लिए तो ये चीज एक एसेट है, लेकिन एक कंपनी है वो इन चीजों को सोल्ड करती है, लाइक टेबल चेयर वगैरह इनको सोल्ड करती है, तो उसके लिए वो एक गुड्स है। उसने वो उससे कोई गुड बनाया एंड उसको सेल किया, उसके लिए वो गुड्स हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा, डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स आपने जैसे कई बार सुना होगा कि इधर फॉर एग्जाम्पल कोई एक जगह है, उधर इतने परसेंट डिस्काउंट चल रहा है, इतने परसेंट डिस्काउंट चल रहा है। तो एक नॉर्मल दुनिया में हम यही मीनिंग समझते हैं डिस्काउंट मतलब कि कोई चीज हमें सस्ते दामों पे मिल रही है, तो वही डिस्काउंट यहाँ पे हम मान सकते हैं। डिस्काउंट इज एन आइदर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय अ सेलर आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब डिस्काउंट क्या है? या तो एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को गुड सोल्ड कर रहा है तो वो उसे डिस्काउंट पे सोल्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई प्राइस है, मान लो किसी चीज की प्राइस है 50 रुपीज और वो बंदा उसे 45 रुपीज में दूसरे को सोल्ड कर रहा है, तो उसने क्या किया? डिस्काउंट अलाउ किया सामने वाले पर्सन को कि भाई मैं तुझे ये सामान इतने सस्ते दामों पे दे दूंगा। और अ डिडक्शन फ्रॉम मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, या फिर कोई डिडक्शन हो गई जब पेमेंट हो रही थी। अब देखो डिस्काउंट भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक मैं आपको अलग से बता देता हूँ। डिस्काउंट एक होता है अलाउंस, डिस्काउंट अलाउंस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउंस बेसिकली क्या होता है कि एक डीलर ने एक बंदे ने दूसरे बंदे को सामान सेल किया, उसने कहा कि मैं तेरे को इतने सस्ते दामों पे ये सामान दे दूंगा, तो वो उसने डिस्काउंट अलाउ किया सामने वाले आदमी को। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड आप यूं मान लो कि उस बंदे ने जिसको उसने सेल किया उसने कोई ऐसे डिस्काउंट लगा दिया, वो वाला हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है।
अब डिस्काउंट हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर ऑन एमआरपी और कैटलॉग, इट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। मतलब जो सेलर है उसने डिस्काउंट लगाया एमआरपी या कैटलॉग के ऊपर, तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। मतलब जब हम फॉर एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट वगैरह वो सब पढ़ेंगे, हम पीएनएल पढ़ेंगे, तो उनके अंदर आपको ये दिखेगा कि इसकी जब एंट्री करेंगे हम, तो इसकी एंट्री में हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, इन दोनों की हम एंट्रीज करते हैं। लेकिन इस वाले केस में हम जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है ये डायरेक्टली अप्लाई होता है, इसको हम दिखाते नहीं हैं बुक्स में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी हुज कैटलॉग वैल्यू इज 5000। 5000 वैल्यू है गुड्स की। ठीक है। बी गिव्स ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% टू ए। बी से परचेज किया था ए ने फॉर 5000। अब बी ने उसे ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया 10% का कि भाई ये 5000 का है, मैं तेरे को इस पर 500 रुपये डिस्काउंट दे दूंगा। कैटलॉग वैल्यू 5000, डिस्काउंट उसने दिया 500। तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी डिस्काउंट ऑफ 500 विल नॉट बी शोन। मतलब ये जो 500 का हुआ, जो हमारा लॉस हुआ है या 500 का हमने डिस्काउंट पे से सेल किए, वो बुक्स में हम दिखाएंगे नहीं। मतलब ये कितने से जाएगी, 5000 माइनस 500, 4500 की जो है गुड्स सोल्ड हो जाएंगे डायरेक्टली बिना दिखाए। ठीक है। वी विल शो गुड्स वैल्यू 5000 माइनस 500 इक्वल्स 4500 डायरेक्टली। ठीक है। फिर सेकेंड डिस्काउंट आता है कैश डिस्काउंट। अब ये वाला डिस्काउंट होता है अपना, जिसको हम कंपनी की बुक्स में शो करते हैं, जो मैंने यहाँ पे बात करी, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये जो हमने बात करी। तो कैश डिस्काउंट में क्या आता है, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। पेमेंट करने के लिए जब कस्टमर के लिए डिस्काउंट लगाया जाता है। जैसे हम कई बार कुछ शॉप से परचेज करते हैं, मान लो हमने 500 रुपये का परचेज किया और फिर उसके बाद बंदा जब वो स्लिप आती है हमारे पास, तो उसके अंदर दिखाया होता है कि भाई इतने का डिस्काउंट लगा और आपको सामान फाइनली इतने का पड़ा, तो वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है जो हमें वहां पे दिख रहा है कि लगा है। ठीक है। अब रिबेट के ऊपर आते हैं। रिबेट वैसे ज़्यादा मेजर टॉपिक नहीं है, काफ़ी स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिबेट का सिंपली जैसे डिस्काउंट होता है उसी तरीके से रिबेट होता है, बस इसके अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं बताता हूँ। रिबेट इज अलाउड टू अ कस्टमर फॉर सम रीजन अदर देन कैश डिस्काउंट। कोई भी XYZ रीजन होगा जिसके कारण कैश डिस्काउंट की जगह बंदा रिबेट लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक आदमी है, ए है, उसने बी को सोल्ड करे गुड्स। ठीक है। अब सम हाउ वो गुड्स जो निकले वो थे डिफेक्टिव, तो ए ने क्या करा, बी को एक रिबेट दे दी कि भाई ठीक है, खराब गुड्स हैं, तू इसको सस्ते दामों पे ले जा, वापस करने की जरूरत नहीं है, तू इसको सस्ते दामों पे ले जा, ये तेरे लिए हमने रिबेट दे दी। कोई डिस्काउंट नहीं लगाया, कुछ नहीं। ये से डिस्काउंट कब लगता है, जब एक गुड सोल्ड हो रहा है उस समय पे लगता है। रिबेट कब लगती है, बाद में, जब उसे एक्चुअल में बी को पता चला कि भाई ये तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो ए ने बोला वापस करने की जरूरत नहीं है, तू इसे एक डिस्काउंट पे रख ले अपने पास। तो ये होता है हमारा रिबेट। तो अब एक छोटा सा हम रिकैप कर लेते हैं। पहली चीज स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक हमने बता दिया था कि दो टाइप के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कौन सा है, साल के बिगनिंग में, क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में। एक साल का ओपनिंग, दूसरे साल का क्लोजिंग बनता है। ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में स्टॉक भी इंक्लूड होता है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड्स और स्टॉक। डेटर्स, जिनसे हमारे पास पैसा आना है, जिनसे हमने कोई सर्विस ली है या कुछ लिया है तो उसका हमारे पास पैसा आना है। क्रेडिटर्स, जिनको हमें पैसा पे करना है, हमने कोई सर्विस ली, गुड्स लिया तो हमें उसकी पेमेंट करनी है, वो क्रेडिटर्स हुए। गुड्स जो हमने रीसेल के पर्पज से परचेज करे हैं, वो हमें फर्दर रीसेल करनी है, फर्दर से फिनिश गुड में यूज करके वो फिनिश गुड सोल्ड करना है, तो वो हमारे गुड्स हो गए। ठीक है।
डिस्काउंट्स डिस्काउंट्स बेसिकली आपको बताया था मैंने। डिस्काउंट होता है जो एक सेलर अलाउ करता है टू बायर को गुड्स के ऊपर, कि भाई तू इतने सस्ते दामों में इसे गुड्स को खरीद सकता है। अब ट्रेड डिस्काउंट होते थे और कैश डिस्काउंट होते थे, दो टाइप के होते थे। ट्रेड डिस्काउंट जो बुक्स में शो नहीं होते लेकिन लगते हैं प्रोडक्ट पे। 5000 का प्रोडक्ट, 500 का डिस्काउंट, 4500 का डायरेक्टली सोल्ड, कोई 500 वहां पे दिखाया नहीं जाएगा। कैश डिस्काउंट जो बुक्स में रिकॉर्ड होता है कि भाई अगर 5000 का सामान है, 500 का डिस्काउंट लगा है, तो 500 का डिस्काउंट तुम्हें वहां पे दिखेगा। रिबेट सेल होने के बाद कस्टमर को अगर पता चला कि भाई थोड़ा सीन है प्रोडक्ट के साथ, कुछ गड़बड़ है, तो फिर ए ने, जो सेलर है, उसने ये बोल दिया भाई तू इतने रिबेट पे इसे अपने पास रख ले। ठीक है, तो ये हमारे आज का पार्ट 3 के टॉपिक्स थे सारे। होप सो आपको बढ़िया लगी हो ये वाली वीडियो, एंड वी विल कम अप विद द पार्ट 4 वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।